वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस सेशन 16 पर डिस्कस करेंगे एंड दैट सेशन इज लोकल गवर्नमेंट अर्बन एंड रूरल। Now let's see what are the topics to be covered in this session. First is urban local bodies, reform introduced, function of urban local bodies, financial resources of urban local bodies, Panchayati Raj institutions, recommendations, composition of panchayats, three-tier structure of Panchayati Raj, functions, sources of income evaluation of Panchayati Raj. So these are the topics which are to be covered in this session. Now let's move on to the first topic, that is urban local bodies. Urban, what does the word urban means? Urban represents the city life, जो towns होते हैं, cities होते हैं, उनको हम बोलते हैं urban areas. और रूरल एरियाज होते हैं जैसे विलेजेस हो गए, जो बैकवर्ड एरियाज हो गए, हम उन्हें कहते हैं रूरल एरियाज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अर्बन एरियाज। इन टाउन्स एंड सिटीज वी हैव लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट आर कॉल्ड म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो अपग्रेड करते हैं सिटीज को, टाउन्स को, जो मेंटेनेंस करते हैं वो कौन करते हैं? म्युनिसिपैलिटीज करते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस हो गए, फ्लाईओवर्स एंड ऑल, ये सब कौन करते हैं? लाइक हेल्थ केयर, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग, दीज आर अंडर म्युनिसिपैलिटीज और वी कैन कॉल देम एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड बेसिक सिविक फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, garbage disposal, public health, primary education, construction and maintenance of roads and sanitation. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि वो प्रोवाइड करते हैं हमें बेसिक सिविक फैसिलिटीज, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉपर वाटर जो है वो निकल सके, देन गार्बेज डिस्पोजल, लाइक देयर शुड बी अ मेंटेनेंस फॉर द गार्बेज ऑल्सो, पब्लिक हेल्थ, जैसे कि आप देखते हैं कि म्युनिसिपल एमसीडीज हॉस्पिटल्स बने होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम स्कूल्स देखते हैं, एमसीडी स्कूल्स, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, गर्ल्स इवन फॉर बॉयज ऑल्सो एट टाइम्स, कंस्ट्रक्शंस जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस हो गए, सीवरेज कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, और किस तरह से रोड्स को मेंटेन करना है और प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम को फॉलो करना। नेक्स्ट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट हैज मेड पॉसिबल पार्टिसिपेटिव अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल मैनेजमेंट ऑफ सिविक फैसिलिटीज। लाइक अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो एमसीडी है वो एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं देखती, बट जितने भी एरियाज आते हैं, लाइक फ्रॉम द बेसिक टू द हायर वंस, अगर हम बात करते हैं एक बेसिक लेवल के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, रोड फैसिलिटीज लाइक रोड कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, उन प्रोजेक्ट्स को वो लेते हैं। कुछ एरियाज में है कि ट्रैफिक जैम होना है, हो जाता है ज्यादा, तो वी they work on the flyovers or some other alternatives to eradicate the traffic jams. So these are the considerations which are kept in mind and they are being solved by municipal government. Next, reforms introduced. अब क्या reforms यहाँ पे हमने introduce किए हैं देखते हैं, which are introduced by the constitutional reforms introduced by the 74th constitutional amendment. क्या प्रोविजंस पास हुए हैं? लेट्स सी। फर्स्ट है द अमेंडमेंट मेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, एम्पावरमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड, द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज, कंपल्सरी एंड वॉलंटरी। तो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कंपल्सरी प्रोविजंस वर्क ऑन और कुछ एरियाज में वो वॉलंटरीली फोकस करते हैं। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अगेन, सम ऑफ द कंपल्सरी प्रोविजंस व्हिच आर बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स आर। अब क्या कंपल्सरी प्रोविजंस है जो कि ऑल ओवर स्टेट्स को सबको बाइंड करते हैं? जैसे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पंचायत्स, म्युनिसिपल काउंसिल्स and municipal corporations in small,
big and very big urban areas respectively. तो like नगर निगम हो गया, जैसे नगर पंचायत हो गई, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो गए, they have to work, they have to make the developments of the states. जहां पर वो लैग कर रहे हैं उनको ओवरकम करना है उन चीजों को. Next is reservation of seats in urban local bodies for scheduled castes or scheduled tribes roughly in proportion to their population. तो उनका जो मेन फोकस होना चाहिए वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर भी होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स पे भी होना चाहिए, कि वो उनके लिए कुछ रिजर्व रख सके सीट्स. और ये एक स्टेट जो है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, काउंसिल्स हैं, दे डिसाइड. और वो डिपेंड करता है कि वहां की पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन क्या है और उसमें से कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व रखनी चाहिए. देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन अप टू 1/3 सीट्स, कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए भी, either for the job or either for getting admission into college or either for getting admissions in schools. तो ये सब चीजें जो हैं ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्यूनिसिपल काउंसिल्स के अंडर आते हैं और ये डिसीजंस लेते हैं. Next, the State Election Commission constituted in order to conduct elections in the Panchayati Raj bodies will also conduct elections to the urban local self-governing bodies. कि जो State Election Commission है वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्शंस पंचायती राज बॉडीज के साथ, और अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्शंस विद द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज. अगर हम बात करते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज तो यहाँ पर आ जाते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल्स. हर एक पर्टिकुलर एरिया का अलग अलग एमपी होता है, एमएलएज होता है, तो क्या वो एक्ट करे या क्या उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या फंक्शन किया है, तो दे हैव टू रिप्रेजेंट विद द स्टेट इलेक्शन कमीशंस फॉर दैट. द स्टेट फाइनेंस कमीशन constituted to deal with financial affairs of the Panchayati Raj bodies also looks into the financial affairs of the local urban self-governing bodies. स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो डील करती है फाइनेंशियल अफेयर्स के साथ कि उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर लोकल अर्बन एरिया के लिए हमने कितना फाइनेंस सपोर्ट किया है और उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर. लाइक ब्रिज डेवलपमेंट हो गई, रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ फाइनेंस आर गिवन बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन टू दोज पर्टिकुलर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज एंड दे हैव टू रिप्रेजेंट कि अगर जो फाइनेंस उनको दिया गया था तो उन्होंने वहां कहां पर यूटिलाइजेशन किया उसका. देन टेन्योर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इज फिक्स्ड एट 5 years. तो इनका जो टेन्योर पीरियड होता है वो है 5 years एंड आफ्टर दैट दे आर बीइंग आस्क्ड कि क्या क्या डेवलपमेंट्स आपने किया इन 5 years के अंदर. नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉलंटरी प्रोविजंस. Some of the voluntary provisions which are not binding but are expected to be observed by the states are giving voting rights to members of the union and state legislatures in these bodies, providing reservation for backward classes, giving financial powers in relation to taxes, duties, tolls and fees, etc., making the municipal bodies autonomous. जब हम provisional voluntary provisions की बात करते हैं यहाँ पे तो these are not binded, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि उसके लिए करना ही करना है, बट यहाँ पर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. these are observed by the states. जैसे हम वोटिंग राइट्स हैं मेंबर्स के पास यूनियन या स्टेट लेजिस्लेचर्स में, उसके बाद हमने कुछ रिजर्वेशन सीट्स रख लिए हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए. देन टैक्सेस, ड्यूटीज, ये सब जो फाइनेंशियल पावर्स हैं दैट आर बीइंग गिवन, और उसके बाद जो म्युनिसिपल बॉडीज जो एनेक्ट करती हैं. नेक्स्ट, each state has its own election commission which conducts elections to all local bodies after regular intervals of 5 years. तो हर एक स्टेट का एक इलेक्शन कमीशन होता है और वो हर 5 years में जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्शन. जैसे हम बात करते हैं दिल्ली सिटी की, यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन अलग का जो टाइमिंग्स होगा दैट विल बी डिफरेंट. जैसे एमपी में हो गया, यूपीस में हो गया, तो वेरियस सिटीज में या वेरियस स्टेट्स में जो है ये इलेक्शंस दे आर कम अप, और ये उनको कौन मैनेज करता है, इनको इलेक्शन कमीशन मैनेज करते हैं. और हर स्टेट का जो है इलेक्शन कमीशन अलग ही होगा. ईच स्टेट हैज इट्स फाइनेंस कमीशन टू रेगुलेट फाइनेंसेस ऑफ द लोकल बॉडीज. इसी तरीके से हर स्टेट का अलग अलग फाइनेंस कमीशन होगा
और ताकि वो जो अपने लोकल बॉडीज हैं उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड कर सकें, उनकी डेवलपमेंट्स में उनको हेल्प कर सके. देन सीट्स आर रिजर्व्ड इन द कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. तो कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती हैं और वो जो प्रोवाइड करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, लाइक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हो गए, ट्राइब्स के लिए हो गए. नेक्स्ट कंपोजिशन. अब क्या है ये म्यूनिसिपल बॉडीज, इनमें क्या क्या लोग हैं जो दे आर एक्टिंग आउट. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. द म्यूनिसिपल बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ पर्सन्स chosen by direct election from the territorial constituencies in the municipal area. अब इनको कौन मतलब बेसिकली हम जब बात करते हैं म्यूनिसिपल बॉडीज की तो ये क्या है, एक सिंगल पर्सन नहीं है. दीज आर द ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु आर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं. और इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट करते हैं और हर एक एरिया का अलग म्यूनिसिपल बॉडी होगा. सेकेंड, empowerment of weaker sections of society and women by reserving seats for such groups is one of the important constitutional provisions of the constitutional amendment. कि कुछ सीट्स जो होंगी उसमें से वो रिजर्व होंगी वुमेन के लिए, कुछ सीट्स जो हैं वो बैकवर्ड या वीकर सेक्शंस के लिए होंगी जो कि उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी और वो भी मेंबर होंगे म्यूनिसिपल बॉडीज के. Next, the offices of chairperson are also be reserved for SC, ST and women. कि जो chairpersons के offices हैं वो भी रिजर्व किए जा सकते हैं SC, ST के लिए या फिर women के लिए. Now let's talk about Municipal Corporation of Delhi. अब हम यहाँ पे बात करते हैं MCD की. This corporation covers entire area of Delhi except small portion of New Delhi where सीट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज सिचुएटेड. तो कुछ स्मॉल पोर्शंस हैं जहां पर ये कवर नहीं करता, एमसीडी नहीं आता और उनको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट. जहां पे यूनियन गवर्नमेंट सिचुएटेड है उसके अलावा जितना एंटायर एरिया दिल्ली का वो कवर होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर. अब द कॉर्पोरेशन हैज 134 इलेक्टेड मेंबर्स विच आर कॉल्ड एज काउंसिलर्स. इस कॉर्पोरेशन में कितने लोग हैं, 134 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ काउंसलर्स की सपोर्टिव पार्ट के लिए. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर वार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. और इनको इलेक्ट किया जाता है, सिंगल मेंबर ही इलेक्ट करते हैं एंड दे आर ब्रॉट अप इनटू द कॉर्पोरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज की. क्या फंक्शंस होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के, म्यूनिसिपैलिटीज के, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल्स वो प्ले करते हैं उसमें. इट इज डिवाइडेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन और अ म्यूनिसिपैलिटी इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट द डेलिब्रेटिव एंड सेकेंड द एग्जीक्यूटिव पार्ट. दो रोल्स वो एनेक्ट करता है, एक तो डेलिब्रेटिव और एक सेकेंड आता है एग्जीक्यूटिव पार्ट को जो वो एनेक्ट करता है. Now let's talk about deliberative part. Deliberative part acts like a legislature. It keeps an eye on municipal administration and holds the executive accountable for what is done or not done. Deliberative part जो है वो एक legislature की तरह act करता है. वो अपनी observations रखता है municipal administration के ऊपर कि क्या वर्क हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में और क्या नहीं हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या नहीं हुई हैं. एज एन एग्जीक्यूटिव पार्ट, द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनिसिपल ऑफिसर्स. कि जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो कौन देखा जाता है, कौन करता है, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स जो ये टास्क को कर रहे हैं. वो रोल आ रहा है एग्जीक्यूटिव पार्ट का. नेक्स्ट, in the municipalities, the executive officer holds a similar position and looks after the overall administration of a municipality. जब एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब वो वर्क करते हैं तो वो एक सिमिलर पोजीशंस है. ये नहीं कि वहां पे सीनियरिटी है. ऑल द मेंबर्स, ऑल द काउंसिल मेंबर्स आर वर्किंग ऑन द सेम लेवल एंड दे लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. नेक्स्ट, म्यूनिसिपल फंक्शंस आर जनरली classified into obligatory and discretionary types.
तो यहाँ पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं उन फंक्शंस को, ऑब्लिगेटरी मतलब जो कंपल्सन है, कंपल्शन, और इट्स अ कंपल्सरी पार्ट, या फिर डिस्क्रिशनरी. Now let's talk about these. The obligatory or compulsory functions are those that the municipal body must perform. कि वो उनको करना ही करना है by hook or by crook, जिनसे वो नहीं हट सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. जैसे कि पर्टिकुलर एरियाज में मेंटेनेंस रखना, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करना, डर्टीनेस को हटाना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सीवरेज सिस्टम मेंटेन करना, वाटर सप्लाई मेंटेन करना, ये सब इस कैटेगरी में आता है. इन दिस कैटेगरी फॉल सच फंक्शंस एज वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, स्ट्रीट्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. इवन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, दैट इज द मेजर इशू, वो भी इसी कैटेगरी में आता है कि हम वो फैसिलिटीज दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज आर देयर और नॉट. Next, the discretionary functions are those. अब discretionary functions क्या है? Are those that a municipal body may take up if funds permit. कि अगर funds है उनके पास तभी वो उन functions को कर पाएंगे. अगर funds less हैं तो वो focus नहीं कर पाएंगे. So these are given less priority. तो इसको importance हम कम दी जाती है. Then Some of the discretionary functions are, अब क्या है वो discretionary functions, जैसे construction and maintenance of rescue homes and orphanages, जैसे NGOs चलाना, orphanages को run करना, उनको proper facilities provide करना, housing for low income groups, जो backward people हैं उनको housing provide करना, उनके लिए रहना, खाना, food, shelter, everything उनको provide करना, organizing public receptions, प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की. जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको सबको हाउसेस मिल जाएंगे. कुछ एरियाज में है बट कुछ एरियाज में नहीं है. रीजन उसका ये हो सकता है कि प्रॉपर फंड्स ना हो उनके पास, या फिर जो उनको फंड्स मिला था वो कोई किसी और पार्ट पे यूटिलाइज किया गया जिसकी वजह से वहां पे शॉर्टेज बढ़ गई. Now let's talk about financial resources of urban local bodies की यहाँ financial resources क्या क्या है जो urban local bodies कहाँ से collect करते हैं. First है property tax on land and buildings is the most important source of income of most urban local bodies. Property tax जिसको हम बोलते हैं house tax, किसी पर्टिकुलर लैंड पे भी हो सकता है, बिल्डिंग्स पे भी हो सकता है, इवन कि जहां हम रहते हैं, दैट फॉर दैट वी हैव टू पे द हाउस टैक्स. Octroi still remains an important source of income of municipalities in Western India. Next, from municipal shops and markets and rest houses, municipalities often earn considerable sum of revenue. जैसे शॉप्सकीपर्स हैं जो टैक्स हम पे करते हैं एक्स्ट्रा, वहां से वो रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं, मार्केट से रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं, या जैसे रेस्ट हाउसेस जिसको हम बोलते हैं गेस्ट हाउसेस, वहां पर से रेवेन्यूज उनके कलेक्ट होते हैं. तो इस तरीके से उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. नाउ सम ऑफ द टैक्सेस एंड रेट्स कलेक्टेड बाय अर्बन बॉडीज आर, कि जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं और क्या क्या रेट्स जिन पे इनको रीइंबर्समेंट्स होते हैं. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेस, जैसे आता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, फायर टैक्स, टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड व्हीकल्स, theatre tax, duty on transfer of property, octroi duty on certain items brought into the city, education cess tax and professional tax. These are the various taxes which we pay time to time, और ये resources हैं urban local bodies की developments के लिए. Then some other sources of income are fines, जैसे फीस पे फाइन लगा दी, या कुछ like अगर इफ यू डोंट पे टाइमली इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उसके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा जो लग जाएंगे. these are the also various other sources for income. So our fines and fees such as fees on Tehe Bazari, on takhats, license fees on साइकिल रिक्शा, बाइसाइकिल्स एक्सेट्रा. जैसे जो साइकिल रिक्शा उनको भी लाइसेंस फीस सबमिट करनी होती है. तो ये अदर सोर्सेज है जो छोटे मोटे हैं कि दे कैन अर्न. या जैसे वीकली बाजार लगाया तो वीकली बाजार में हमने क्या किया, कुछ फाइन्स कलेक्ट कर लिए, कुछ फीस कलेक्ट कर ली, वहां से एज अ सिक्योरिटी अमाउंट की उनको पे करना पड़ता है, तभी दे आर अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस.
The concept of Panchayati Raj was very enthusiastically propounded by महात्मा गांधी. जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने. He believed in the power to all sections of people and in grassroots democracy. तो वो सबसे ज्यादा जो था शेड्यूल कास्ट को या शेड्यूल ट्राइब्स को, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस था, हरिजन सिस्टम्स को महात्मा गांधी यूज्ड टू फॉलो. और उन्होंने ये कहा था कि सारे सेक्शंस जो है दे आर इक्वल एंड ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी. दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू विलेज पंचायत, कि जो विलेज पंचायती सिस्टम है. द एंशिएंट इंडियन बिलीफ दैट गॉड लिव्स इन द पंच, और पंच परमेश्वर. एक फेमस सेइंग है कि पंच परमेश्वर है और उसी में जो है द गॉड लिव्स इन द पंच. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज. क्या इंपॉर्टेंस है पंचायती राज की, क्या रोल प्ले करता है वो. पंचायत प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल लाइफ ऑफ द विलेज एंड ऑल्सो रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट्स अमंग विलेजेस. जो भी स्मॉल मैटर्स होते थे, जैसे जमींदार्स उनकी जमीन उनको वापस नहीं दे रहे फार्मर्स को, कुछ और इश्यूज आ गए, स्मॉल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए. these were used to be solved by panchayats. Under the British rule, panchayats lost their respect and power. जब ब्रिटिश रूल आया तो पंचायती राज सिस्टम खत्म हो गया और जो पंचायत होती थी उनको कोई ऑनर नहीं मिलता था. नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स टू ट्राई टू टेक स्टेप्स टू organize village panchayats and give them such powers and authority as may be necessary to enable them to act as units of self government. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सके, उनको प्रोवाइड करे पावर्स और अथॉरिटी, ताकि वो एक सेपरेट यूनिट को रन कर सके, लाइक दैट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ रिकमेंडेशंस. द बलवंत राय मेहता कमिटी and the Ashok Mehta Committee. What is this? Let's talk about this. The Balwant Rai Mehta Committee, 1957. It was started in 1957. Suggested ways of democratic decentralization in a three-tier structure of Panchayati Raj. अब यहाँ पर उन्होंने एक प्रपोजल या एक सजेशंस दिया था कि किस तरीके से हम थ्री टायर स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं पंचायती राज सिस्टम में, या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. अब ये थ्री टायर स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट आर दीज थ्री टायर्स? दीज थ्री टायर्स ऑफ पंचायती राज आर जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति एट इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल, विलेज और ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल. तो इनको हमने डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर दिया है. जैसे जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करेंगे, पंचायत समिति है वो एक इंटरमीडिएटरी है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल, और एक आता है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे फंक्शन करेंगे. नाउ द अशोक मेहता कमिटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू पंचायती राज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1978. तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1978 में. नाउ The Ashoka Mehta Committee suggested a two-tier structure of पंचायती राज. अब जो अशोका मेहता कमेटी है उन्होंने टू टायर स्ट्रक्चर फॉलो किया था, एंड these two tiers were to be जिला परिषद at district level, मंडल पंचायत and administrative unit between विलेज पंचायत एंड पंचायत समिति. तो उन्होंने थर्ड जो था ब्लॉक लेवल उसे हटा दिया. तो इसमें हम देखेंगे दो परिषद हैं या दो टायर्स. देयर आर टू टायर स्ट्रक्चर्स फॉर पंचायती राज. एक तो आ गया जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करेगा, और दूसरा है मंडल पंचायत जो कि बेसिक जो विलेज पंचायत सॉल्यूशंस हैं या मैटर्स है उनको सॉर्ट आउट करेंगे. नाउ इन द टू टायर सिस्टम द मेन एम्फेसिस वाज लेड ऑन जिला परिषद एंड नॉट ऑन पंचायत समिति एज इन द केस ऑफ द अर्लियर कमिटी रिपोर्ट. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि टू टायर सिस्टम पे जो एम्फेसिस पुट अप किया गया था वो जिला परिषद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी एज कंपेयर टू पंचायत समिति. नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी टू टेक अप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स विद पंचायत्स हैविंग नो रोल इन दीज प्रोग्राम्स. कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा
जिला परिषद चलेगा उस पे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी वर्क करेगी, और जो है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स इट विल फंक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। और यहाँ पर जो है पंचायत का कोई रोल नहीं होगा इन प्रोग्राम्स के अंदर। जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होंगे वहां पर जो इंटरफेरेंस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। नाउ salient features of 73rd amendment. The salient features of this amendment are as follows. First, organization of gram sabhas. Second, creation of a 3-tier panchayati raj structure at the zilla, block and village levels. Almost all posts at all levels to be filled by direct elections. Minimum age for contesting elections to the panchayati raj institutions be 21 years. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीचर्स ऐड किए गए थे 73rd अमेंडमेंट में, उसमें पहले तो है ग्राम सभा बननी चाहिए, उसके बाद 3 टायर पंचायती राज सिस्टम फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि सारे लेवल्स पे सभी फोकस करेंगे, सभी वर्क करेंगे, और ये वैकेंसीज जो ये लेवल्स फिल्ड अप होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होंगे। और उसके बाद आता है आपका इलेक्शंस, और उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 21 years. Now, composition of panchayats. The middle level panchayats are generally known as panchayat samitis. जो middle level पे वर्क करते हैं पंचायत स्ट्रक्चर पे, उनको हम बोलते हैं पंचायत समितिस. Provisions have been made for the inclusion of the chairpersons of the village panchayats in the block and district level panchayats. तो यहाँ पर they are functioning between the two, like at the block level and the district level. Third, the reserved seats are allotted by rotation to different constituencies in a panchayat raj. कि rotations होती रहेंगी, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीट रखी जाए एक पर्सन के लिए, तो रिजर्व सीट जो है वो अलॉट होगी रोटेशंस के थ्रू. द नॉर्मल टर्म ऑफ अ पंचायत इज 5 years, कि जितना उसका जो टेन्योर पीरियड है पंचायत का वो 5 years है. आफ्टर 5 years फिर वो टीम चेंज होगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी गिवन टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, किस तरह से सोशल जस्टिस को मेंटेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर. Now let's see 3-tier structure of Panchayati Raj. Panchayats at village level. First is Gram Sabha, second Gram Panchayat, and third is Nyaya Panchayat. So these are the three panchayats which are working at village level. Let's talk about Panchayat Samiti. अब पंचायत समिति क्या है? एक लिंक है जो कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक्ट करती है. तो it acts as a link. Panchayat Samiti provides a link between Gram Panchayat and a Zilla Parishad. Next, Zilla Parishad. The chairperson of a Zilla Parishad is also called as Adhyaksha or President. तो जिला परिषद को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष उस पर्टिकुलर जिला का. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. Important functions like preparation of annual development plan of panchayat area, annual budget, relief in natural calamities, removal of encroachment on public lands, implementation. तो यहाँ पर जो ईयरली डेवलपमेंट्स होंगी पंचायत एरिया के अंदर उसको फोकस करेंगे. उसके बाद एनुअल बजट्स को सेट करेंगे. फिर किस तरीके से नेचुरल कैलामिटीज से हम निकल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नेचुरल डिजास्टर्स इन गुजरात, या फिर आपने देखा होगा जैसे साउथ साइड में जो सुनामी आई थी उसके लिए कैसे कैलामिटीज को रिमूव किया गया था, ये सब. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति. अब पंचायत समिति की क्या फंक्शंस है? फंक्शंस आर एंट्रस्टेड टू देम लाइक एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री. किस तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड को मेंटेन करें, किस तरीके से और लैंड्स में इंप्रूवमेंट्स लेकर आए, किस तरीके से फर्टाइल कर सके उन लैंड्स को, फार्म्स या फॉरेस्ट्री को कैसे मेंटेन करें वो, या वाइल्ड लाइफ को कैसे मेंटेन करें. देन फंक्शंस ऑफ जिला परिषद.
जिला परिषद लिंक्स पंचायत समितिस विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स, तो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत समितिज है उन सबको वो लिंक करता है जिला परिषद। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत्स। अब ये पंचायत कहां से इनकम जनरेट करते हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत रिसीव फंड्स एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देम एज कॉमन ग्राउंड्स, जंगल्स, कैटल ग्राउंड एक्सेट्रा। अब जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, एक तो आ गया सोर्स जो प्रॉपर्टीज के थ्रू ओन किया उन्होंने, सेकंड आ गया जो कॉमन ग्राउंड्स हम शेयर करते हैं, लाइक हॉल्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए, वेरियस पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि मैरिज के लिए या फिर कुछ और सेरेमनीज के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशंस और एनी अदर सेलिब्रेशंस। देन जंगल्स, उनका जो टैक्सेस हैं उनसे फंड्स कलेक्ट करते हैं कि उनको मेंटेन कैसे किया जाए, या फिर कैटल ग्राउंड जैसे गौशाला हो गई, या फिर कुछ और एनिमल्स जिनको रखे जाते हैं। नेक्स्ट, पंचायत समितिस, पंचायत समितिस कैन इम्पोज टैक्स ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय देम एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पसेस, लाइटिंग अरेंजमेंट्स, टोल्स फॉर ब्रिजेस मेंटेन बाय देम। जो पंचायत समितिज है वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज लाइक वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, या इरिगेशन पर्पस के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या प्रॉपर इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट्स आर देयर, या फिर जो टोल्स हम लोग जो टोल टैक्सेस पे किया जाएगा ब्रिजेस के लिए उनको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज जिला परिषद्स, जिला परिषद्स आर ऑल्सो ऑथराइज्ड टू इम्पोज टैक्सेस, टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू कैन बी इम्पोज बाय जिला परिषद्स। तो जिला परिषद जो है वो लैंड्स पे इम्पोज कर सकते हैं, रेवेन्यूज या टैक्सेस उससे कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ पंचायती राज। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एट बोथ रूरल एंड अर्बन लेवल्स हैज नॉट फ्लरिश्ड इन द कंट्री। द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव certainly broadened the financial resources of the local self-governing institutions. However, they still remain starved of funds. कि उनके पास प्रॉपर फंड अरेंजमेंट नहीं हो पाते, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। द ग्राम सभास कैन सक्सेसफुली प्ले द रोल ऑफ securing democracy at the grassroots if they are endowed with sufficient authority. कि ग्राम सभा जो है वो सक्सेसफुली रोल अपना प्ले कर सकती है अगर उसके पास सपोर्ट है, अथॉरिटी है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में। Now this is the exercise for you. Do it yourself. First, identify the major functions of urban local bodies. क्या major functions है जो urban local bodies play करते हैं? Second, mention the important sources of income of urban local bodies. क्या क्या sources हैं income generate करने के urban local bodies के through, या कैसे वो revenues generate करते हैं. Third, describe briefly the 3-tier structure of पंचायती राज. जो 3-tier structure है किसने ये फॉलो किया था या किसने ये प्रपोजल भेजा था और क्या सिस्टम है 3-tier स्ट्रक्चर का. Then analyze the recommendations of the बलवंत राय मेहता कमेटी कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या प्रपोज किया, कब वो फॉर्म हुई, क्या रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए. Last is evaluate the functioning of panchayats as grassroots institutions of democracy कि जो पंचायत फंक्शन कर रहे हैं उनमें एज अ डेमोक्रेटिक पार्ट वो क्या फॉर्म कर रहे हैं. थैंक यू.